अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है बॉयज़ लॉ। ठीक है, आज की लेक्चर में हम बॉयज़ लॉ कवर करेंगे, चार्ल्स लॉ कवर करेंगे और हम जनरल गैस इक्वेशन को भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते चलें कि बॉयज़ लॉ चैप्टर नंबर 11 हीट के अंदर आपका टॉपिक है, सेकेंडरी फेज के अंदर। और अब इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। गैस के लॉज जो भी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली आइडियल गैस पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, आइडियल गैस का लेक्चर ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है, और इसके बारे में फर्दर जो है डिस्कशन हम अपने लेक्चर्स में करते रहेंगे। मैं चलता हूँ स्टेटमेंट के साथ। व्हाट डज बॉयज़ लॉ स्टेट्स, क्या स्टेटमेंट है उसकी, और उसने क्या स्टेटमेंट दी थी बॉयज़ लॉ ने, वो पढ़ाई जाएगी आपको। इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास का मतलब ये है कि एक सर्टेन मास है विच इज फिक्स्ड। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस के लिए, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, किसी भी फिक्स मास ऑफ अ गैस के लिए जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द प्रेशर। ठीक है, यानी अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा, या हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दोनों क्वांटिटीज वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप रखती हैं। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसकी लाजिम कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी कंटेनर में, किसी डिवाइस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देन फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं और इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं आप सबको। यानी नाउ आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, जो हमने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी कहती थी हमें कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटरी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दे हैव इनफ स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, दे कोलाइड विद वन एंड ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो मैंने जो एग्जांपल आपके सामने रखी है वो रखी है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में आप देख रहे हैं जो कंटेनर है, इट इज बेसिकली अ सिलेंडर, और ऊपर आप देख रहे हैं इसके ऊपर पिस्टन है। ठीक है, दिस इज अ पिस्टन। जब मैं इनिशियल बात करता हूँ आपसे, इनिशियली मेरे गैस का जो वॉल्यूम है अंदर आप देख सकते हैं, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब ये है एक सर्टेन मास ऑफ अ गैस। यहाँ पर देखें आप, गैस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने शो किए हैं, 9 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मास सर्टेन मास है और यहाँ पर भी वो 9 मॉलिक्यूल्स एज इट इज है। हुआ क्या है कि इनिशियली मेरा वॉल्यूम था V1 और प्रेशर था P1। प्रेशर कौन दे रहा है, प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होता है? बेसिकली ऊपर मैंने पिस्टन रखा हुआ है, और जब ये मॉलिक्यूल अंदर आपस में कोलाइड करेंगे, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन देंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन की बेसिस पे हमारा प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गैस का जो प्रेशर है वो गैस के मॉलिक्यूल के कोलिजन में डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतना गैस का प्रेशर कंटेनर के अंदर होगा। तो आप देखें कि इनिशियली मेरे पास V1 वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एंड प्रेशर इज P1। ठीक है, कोई भी सर्टेन वैल्यूज होती है, वॉल्यूम की कोई वैल्यू होगी, प्रेशर की कोई वैल्यू होगी। इस वक्त मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कि आप एग्जांपल से ये बात समझ जाएं कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। ठीक है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके लिए हमारी टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो कांस्टेंट है। चूंकि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया या कम करना स्टार्ट कर दिया, तो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ भी अपना रिलेशन है और प्रेशर के साथ भी अपना रिलेशन है, तो इस हिसाब से ये लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। इस लॉ ने ये स्टेटमेंट दी है कि जब भी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे होंगे, उस वक्त आपका जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली रिलेशन में होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा आपके प्रेशर से। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं कैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्या हुआ, वॉल्यूम मेरा V1 था, मैंने वॉल्यूम को कम करके V2 कर दिया। तो देखें, वॉल्यूम V1 से कम होकर V2 हो गया। तो आपको नजर आ रहा होगा कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में पिस्टन को मैंने नीचे मूव किया है, और जैसे पिस्टन नीचे मूव हुई है मेरा वॉल्यूम V2 पे आ गया है। तो आप ये बताएं बच्चों कि जब मैं वॉल्यूम को कम करूंगा तो आप देखें मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए। यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर थे, उनके दरमियान जो नंबर ऑफ कोलिजन थे वो कम थे। जैसे ही मैं वॉल्यूम को कम करूंगा तो द मॉलिक्यूलर स्पेसेस, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस। जैसे ही उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो कम होगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, विच इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ अ गैस। जिसकी वजह से जो प्रेशर है, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा गैस के मॉलिक्यूल का, गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है,
यानी ये मॉलिक्यूल भी सरफेस से प्रेशर अप्लाई कर रहा है और विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जब गैस थी तो तब भी प्रेशर था, लेकिन प्रेशर की का जो मैग्नीट्यूड था, जो अमाउंट था प्रेशर का, वो कम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्यूम को रिड्यूस किया, V1 से V2 तक मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पे प्रेशर कम था क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम थे। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को कम किया तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो गई हैं, और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हुई हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। एंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैस इंक्रीजेज, इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस। देयरफॉर एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आ गई कि यस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये कंडीशन लाजमी रखिएगा। जो स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंशन करते, तो बेसिकली वो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। बॉयल्स लॉ ने हमेशा ये समझाया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा प्रेशर के। आइए अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। मैंने जो स्टेटमेंट है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी है, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा आपके पास, तो आप उसको स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, और उस एक्सप्रेशन के बाद आपने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की बेसिस पे अपने इस लॉ को एक्सप्लेन करना होता है। तो आप हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, उसमें आप ये फिगर बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ KMT, ठीक है। आइए अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बता रही है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ठीक है। ये सिंबल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का, आप सब इससे जो है बखूबी वाकिफ हैं। तो वॉल्यूम जो है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, आखिर में लिख रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि जरूरी है, ठीक है, चूंकि कंडीशन है बॉयज लॉ की, और इसको लिखे बगैर हम बॉयज लॉ की एक्सप्रेशन को नहीं डिफाइन कर सकेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट जनरेट होता है विच इज K, ठीक है, यानी V इज इक्वल टू K अपॉन P। और यहाँ पर वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हमारे पास K क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, जो कि फिक्स रहेगा बॉयज लॉ में। आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, ठीक है। लेकिन जो K है, K इज कांस्टेंट, एंड हाउ इट विल डिटरमाइन, P यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं K इज अ कांस्टेंट, लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम will always remain constant at constant temperature। इसका मतलब यह है कि ये मैंने आपको स्टेटमेंट जो बताई है बॉयल्स लॉ की, सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डज बॉयल्स लॉ स्टेट। तो आप ये कह सकते हो स्टेटमेंट ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे होगा, आप कहेंगे सर कांस्टेंट कैसे होगा, अभी तो आपने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट कैसे हो रहा है प्रोडक्ट। तो इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे V1 अगर मेरे पास 100 है और प्रेशर 10 है, ठीक है, V1 है मेरे पास 100 मीटर क्यूब ले लें आप, और प्रेशर है मेरे पास 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को 100 से गिराकर 10 वॉल्यूम कर दिया, 10 मीटर क्यूब, तो प्रेशर 10 से बढ़कर जो है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जबकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्ट का मतलब है कि जब आप P1 को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे और P2 को V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी को मैं आगे लेके चलते हुए अपनी एक्सप्रेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आपको ये बताएंगे बात यहाँ पर कि जैसे मैंने आपसे कहा कि P और V, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कब? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर मैं यहाँ पे दो स्टेट्स की बात करूँ, फॉर 2 स्टेट्स ऑफ गैस, ये 1 स्टेट है, ये 2nd स्टेट है। फर्स्ट स्टेट पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, और जो है 2nd स्टेट पे P2 प्रेशर है और V2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि फॉर सर्टेन मास or given mass, for certain mass of gas, किसी भी गैस के सर्टेन मास के लिए, सर्टेन मास का मतलब होता है कि m फिक्स है,
ठीक है। फॉर अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इफ यू कंसीडर टू स्टेट्स, अगर मैं टू स्टेट कंसीडर करूं तो लाजमी है कि P1 V1 का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा P2 V2 के प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी क्यों कह रहा हूं मैं इसको ये, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट स्टेट कंसीडर करूं तो फर्स्ट स्टेट में P1 V1 बराबर होगा कांस्टेंट के। कांस्टेंट का मतलब है ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं सेकंड स्टेट में पहुंचता हूं तो सेकंड स्टेट में P1 P2 और V2 का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और मैंने आपको इसको एग्जांपल के साथ बता दिया है कि फॉर एग्जांपल कंसिडर करें मेरा जो प्रेशर 1 है वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और V1 मेरा 100 मीटर क्यूब है। अगर मैं V1 को कम करके 100 से 10 मीटर क्यूब कर दूंगा तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सीखा कि दोनों इन्वर्सली रिलेशन में है। अगर वॉल्यूम कम कर दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और इस हिसाब से बढ़ेगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, यानी वो फिक्स होगा। ये है फॉर अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज कब होगी, यानी अगर मैं कहूँ P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट चेंज कब हो सकता है? सिर्फ तब होगा जब आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे या आप फॉर अ गिवन मास यानी मास डिफरेंट कर देंगे। स्टेट 1 पे अलग मास, स्टेट 2 पे अलग मास हो जाएगा, तो आपका जो P और V का प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज अगर आप फॉर अ गिवन मास पे काम कर रहे हैं, एक फिक्स मास पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो लाजमी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, चाहे आप 1 2 3 चाहे कितनी भी स्टेट्स पे आप चले जाएं गैस की, वो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा इफ एंड ओनली इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड यू आर कंसीडरिंग अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं कि अगर हमारे पास मास का रिलेशनशिप हम इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहें, इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड मास अगर हम ड्राइव करना चाहें फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या कहेंगे हम? अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा, और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस बॉयज़ लॉ का, फिर यहाँ पे हमारा बॉयज़ लॉ खत्म हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ बॉयज़ लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जिसमें ऐसी एक्सप्रेशन बना रहे हैं जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और मास तीनों का रिलेशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे था, यहाँ पे कांस्टेंट मास भी था, यानी जब मास और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होगा हम रिलेशन यूज करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लेकिन अगर हम कहें कि हम मास के भी रिलेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपने बॉयज लॉ में, तो एक्सप्रेशन कुछ यूं बन जाएगी P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2 विच इज अगेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर को हमें चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयज लॉ की कंडीशन है कि जब भी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे होगे तभी सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली रिलेशन रखते हैं। ठीक है, अगर हम मास को फिक्स कर देंगे तो रिलेशन ये होगा, और अगर मास चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल M1 इज द इनिशियल मास, ठीक है, M1 मेरे पास इनिशियल मास है और M2 फाइनल मास है, तो उस मास के रिलेशन को हम इस तरह फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो बॉयज लॉ की स्टेटमेंट भी कवर हो गई, बल्कि आपको सेकंड स्टेटमेंट भी करवा दी गई है और इसका मैथमेटिकल पोर्शन भी कवर हो चुका है। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के बाद आप इसको काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मैं आपको फिगर के थ्रू कर चुका हूँ, और लास्ट में यू हैव टू मेक द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज लॉ। ठीक है, यानी अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखते जाएं आप, ग्राफिकली आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, किसको? बॉयज लॉ को। अच्छा, दो चीजें हमारे पास है, एक है वॉल्यूम और एक है प्रेशर। अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर की बात करें तो एक ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, और अगर मैं बात करूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ V और 1/P या P और 1/V को ड्रॉ करूंगा, तो आपके पास ग्राफ की कुछ अलग वैल्यूज आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं। पहले V और P का ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा आपके सामने, आप भी देखें उसको।
हमारे पास y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ प्रेशर, P इज फॉर प्रेशर एंड x एक्सिस पे ले रहा हूँ वॉल्यूम, V इज फॉर वॉल्यूम। हमने ये पढ़ा कि प्रेशर आप जितना बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा, ठीक है। और दूसरे लफ्जों में आप यूँ कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम जितना बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना कम होता जाएगा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे कर्व बना रहा हूँ और याद रखिएगा बॉयज लॉ के अंदर जब भी आप पीवी कर्व बनाएंगे, पीवी प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको बॉयज लॉ में, तो हमेशा इसका ग्राफ जो है वो हाइपरबोला बनता है, यानी इसमें जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। और ये हाइपरबोलिक कर्व क्या दिखा रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, जो हमारा वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अब आप देखें ग्राफ को स्टडी करते आइए। ग्राफ ये कहता है कि प्रेशर जब ज़्यादा होगा, देखें प्रेशर की वैल्यू जो है हमारी y एक्सिस पर है, जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा। देखें यहाँ 0 होता है ग्राफ में, प्रेशर की वैल्यू जब ज़्यादा है तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कम है, ठीक है। अगर इसको नीचे गिरा दें आप तो ये बता रहे हैं जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर यहाँ पहुँच गया, आप कहें सर प्रेशर जो है वो यहाँ पहुँच गया, तो आप देखें वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया। इसी तरह जब प्रेशर और कम हुआ, यहाँ पे आ गया प्रेशर, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आया, वॉल्यूम और बढ़ गया। और इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा प्रेशर कम होता जा रहा है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है। और ये हमें रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज लॉ को, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारा वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्स रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, एक ये ग्राफ बन गया हमारे पास, और एक ग्राफ और बनाया जाता है जो हमारी बुक के अंदर ही मेंशन है, और अगर आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नजर आएगा। जो चार्ट होता है इसका प्रेशर इन 1/वॉल्यूम, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, y एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया है, जबकि x एक्सिस पे मैंने 1/v लिया है। ये कैसे हम कर रहे हैं या इसको क्यों मैं देखना चाह रहा हूं कि p और 1/v का क्या रिलेशन होता है? तो इसका रिलेशन होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे लेकिन वॉल्यूम किस रिस्पेक्ट में बढ़ाएंगे? 1/v। इस पे फोकस करना है बच्चों आपने। देखें यहां पर प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप सिर्फ 1/p को एक यूनिट कंसीडर करें तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/p। और अगर आप कहेंगे सर नहीं हम इसको रिलेशन इनवर्स में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू p। वॉल्यूम और p में जो रिलेशन है वो इनवर्सली है, और आपको देख भी चुके हो आप ग्राफ में। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर देखें 1/, में प्रेशर और वॉल्यूम में आपस में इनवर्स रिलेशन है, तभी आप देखें कर्व जो है वो डिक्रीजिंग कर्व है। प्रेशर बढ़ा हुआ है और जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको एक यूनिट कंसीडर कर लें, आप कहेंगे सर इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/p। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/p। तो हम यहाँ 1/p आप रखें या p को फुल रख दें यहाँ पर, और यहाँ पर 1/v कर दें, दोनों वैल्यूज आपस में डायरेक्टली रिलेशन में आएंगी। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्रेशर और 1/v का जो कर्व है वो हमेशा स्ट्रेट आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे जो 1/v की वैल्यू वो भी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि इस जो कर्व का नाम है वो हाइपरबोलिक कर्व है। मैं लिख रहा हूँ ऊपर, विच इज हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बॉयज लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व बनता है वो हमेशा हाइपरबोलिक कर्व बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉयज लॉ की, और ये हमारे पास एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की, जिसके जरिए हमने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे पूरा बॉयज लॉ एक्सप्लेन किया है, और ये कंप्लीट इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, और कोई भी चीज़ में सवाल, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई भी आपको पॉइंट ऐसा लगा हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे।
अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ विच इज चार्ल्स लॉ। और अब हम देखेंगे चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ के अंदर रिलेशन जो होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, और उसमें ये बताया जा रहा है, अगर आप स्टेटमेंट को फोकस करें, बॉयज लॉ की स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, इट इज अगेन फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इट मीन्स फॉर अ फिक्स्ड मास, फॉर अ सर्टेन मास दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड मास of a gas, volume is directly proportional to the absolute temperature। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, volume is directly proportional to absolute temperature। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बॉयज लॉ में पढ़ाया कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। इसका मतलब है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, जब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन यहाँ पे अहम बात, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये रूल जो है, जो लॉ जो है आपका, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चूंकि चार्ल्स लॉ ने जब लॉ दिया है तो उसकी स्टेटमेंट में इस बात को उसने वाजे किया है कि जब जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, देखिए बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसी तरह चार्ल्स लॉ में जो है हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो आइए अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कर लेते हैं और फिर इसको काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से भी इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब द टेम्परेचर इन यूनिट स्केल ऑफ केल्विन। जो केल्विन में लिया जाता है उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। जो केल्विन वो स्केल है जिसे हम जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कंसीडर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, और जब प्रोपोर्शन का निशान हटता है, साइन हटता है, तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर k को आप सेपरेट आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा V/T। इसी तरह जिस तरह हमने बॉयज लॉ में किया था, वैसे हम ये कहेंगे कि किसी भी गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए, किसी भी गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है बच्चों। किसी भी गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशियो है, वहां पे था प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। और इसी तरीके से अगर मैं टू स्टेट्स की बात करूं कि अगर हमारे पास गैस की दो स्टेट्स हैं, जो आपके सामने मैंने फिगर के थ्रू, फिर हमने वही ली है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ली है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो कंटेनर होता है हमारा, वो सिलेंडर कहलाता है, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं पिस्टन जो है मूव कर रहा है, डाउन से अभी अपवर्ड मूव कर रहा है इस दफा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है आइए एक्सप्लेन करते हैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इनिशियल मेरे पास ये है, फाइनल वो है मेरे पास। इनिशियली कंटेनर की जो पोजीशन है वो आपके सामने ये है, और फाइनली जो है आपका कंटेनर फाइनल पोजीशन उसकी ये है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियली जो गैस के मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मैंने उसके 9 मॉलिक्यूल्स शो किए आपको कि गैस के 9 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब एक फिक्स और सर्टेन मास मेरे पास है, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V1 है, ठीक है। और टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के अंदर कंटेनर कितना है, टेम्परेचर T1 है मेरे पास। T1 इज द टेम्परेचर विच इज इनिशियल एंड V1 इज द वॉल्यूम विच इज ऑल्सो इनिशियल वॉल्यूम। जब हम इस वाले सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर को हमने का टेम्परेचर रेज किया है, हमने देखें टेम्परेचर रेज हुआ, T1 से T2 हो गया। तो बच्चों आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था, पोस्टुलेट नंबर 6 और 7 आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा था, मेंशन किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स का तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वो मॉलिक्यूल्स में जो है यहाँ पर कोलिजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिस कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। कहाँ पर? पिस्टन पे स्ट्राइक करेंगे। और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, याद रखिएगा, मैं फिर मार्क कर दूं, प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में, और सुनिएगा मेरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, मैं वापस रिपीट करूं अपनी बात को। Whenever at constant pressure, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर फिक्स होता तो मैं ऊपर से और लोड डालता रहता पिस्टन पे और इसको मैं फिक्स कर देता या प्रेशर को बढ़ाता। प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने यहाँ बता दिया आपको प्रेशर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के अंदर गैस के, वो पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और जिसके नतीजे में पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। और ये हमें इस बात को यहाँ पे शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है। देख सकते हैं आप, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया है। तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ चार्ल्स लॉ कि आप देखें, चार्ल्स लॉ ने भी यही कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इट मींस अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका वॉल्यूम डेफिनेटली रेज होगा और वो आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम देगा। ठीक है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और हमें इसके तमाम पॉस्टुलेट को जहन में रखते हुए अपने इस लॉ को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो लॉज में हमारे पास एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी का अजम्पशन हमने इसमें बताई, और ये बताया कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन बढ़ रहा होता है। लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है लिहाजा कोलिजन जब करेंगे मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेंगे पिस्टन पे, और फोर्स एक्सर्ट करने पे पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। दिस इज हाउ द वॉल्यूम इज इंक्रीज इन दिस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ठीक है, अब नाउ अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ कि मेरे पास 2 स्टेट्स हैं। फर्स्ट स्टेट मेरे पास इनिशियल स्टेट है जिसमें वॉल्यूम मेरा V1 है और टेम्परेचर मेरा T1 है, जबकि फाइनल स्टेट मेरी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद मेरा वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर मेरे पास T2 हो गया। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मैं सर्टेन फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस के लिए बात करूँ, फॉर गिवन मास और अ फिक्स मास की बात की जाएगी, उसके लिए 2 स्टेट्स अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, 2 स्टेट्स ऑफ जो है कंटेनर मैंने ली है आपके सामने, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, यानी ये हमारे पास 2 स्टेट्स का फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? आप कहेंगे सर हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहेगा। अब वो फर्स्ट कंडीशन हो या फर्स्ट स्टेट हो या सेकंड स्टेट हो, जो V और T का जो रेशियो है हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, सपोज करते हैं वॉल्यूम है मेरे पास 30 मीटर्स क्यूब। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। वॉल्यूम है मेरे पास 30 मीटर क्यूब और जो टेम्परेचर है मेरे पास वो है 20 केल्विन। एग्जाम्पल देके समझाऊं ताकि आप समझ सकें बेहतर तरीके से कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छी आ सके। अब अगर ये फर्स्ट स्टेट है मेरी इनिशियली, आप कहते हैं सर जो है ना टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया,